गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सभी दुकानों के लाइसेंस कर दिए गए निरस्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राम मंदिर क्षेत्र की शराब दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को जानकारी दी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने आबकारी दुकान नियम 1968 में किए गए संशोधनों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया। इसी बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह के निर्माण के बाबत पहली शीला रखी। आदित्यनाथ गर्भगृह में पहला नक्काशीदार पत्थर रखकर समारोह में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुंबई में कोरोना की दुगनी हुई रफ्तार, बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने के दे दिए निर्देश, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर मुंबई में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दरअसल यहां कोविड पॉजिटिविटी रेट 6% तक पहुंच गई है। बीएमसी ने आज इस बात की जानकारी दी। कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों, टेस्टिंग लैब में काम कर रहे लोगों को भी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना आने वाले मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वहीं मानसून के नजदीक होने के कारण अब कोविड-19 केस में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीर में बड़ा फैसला, सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में होगा तबादला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए हिंदू सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। जो भी सरकारी कर्मचारी दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर के जिला मुख्यालय लाने की तैयारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम बैठक में यह बात कही, जिसमें घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर चर्चा हो रही थी। दोस्तों, उसी चर्चा के बाद फैसला हुआ कि उन तमाम हिंदू कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो वर्तमान में दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन उन सभी का जिला मुख्यालयों में ट्रांसफर करेगा। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि उन तमाम हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित आवास देने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहने वाली है। ऐसे में उनका सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, बल्कि सुरक्षित आवास की गारंटी भी दी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फैसला उस समय लिया गया जब कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को कल बुलाया। उन्होंने वक्त मांगा, सोनिया 8 जून को जाएंगी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को 2 जून यानी कि कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर इसके लिए वक्त मांगा है, जबकि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। नई एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई से थोड़ी राहत, कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता, दिल्ली में कीमत 2219 रुपए। जी हां दोस्तों, महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 135 रुपए घटा दी गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कटौती नहीं की गई। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटकर 2219 रुपए हो गए हैं। इससे पहले यह सिलेंडर 2354 रुपए में मिल रहा था। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम कोलकाता में 2454 रुपए की जगह 2322 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए से कम होकर 2171 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मोबाइल खर्च बढ़ेगा, टेलीकॉम कंपनियां फिर बढ़ा सकती है टैरिफ, कुल सब्सक्राइबर घटे पर एक्टिव यूजर्स बढ़े। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच दूरसंचार सेवाएं एक बार फिर महंगी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने पहले हुई टैरिफ बढ़ोतरी से निजी क्षेत्र की तीनों दूरसंचार कंपनियों के कुल ग्राहकों की तादाद में 3.7 करोड़ की कमी आई, लेकिन उनके सक्रिय ग्राहकों का बेस 30% यानी कि 2.9 करोड़ बढ़ा है। ऐसे में कंपनियां सर्विस टैरिफ में एक और बढ़ोतरी की सोच सकती हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच रिलायंस जियो के कुल सब्सक्राइबर बेस में सबसे तेज गिरावट आई। दूसरी तरफ मार्च 2022 तिमाही में कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर 94% हो गए। एक साल पहले कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर मात्र 78% थे। मार्च तिमाही में भारतीय एयरटेल के एक्टिव सब्सक्राइबर भी 1.1 करोड़ बढ़कर 99% हो गए। हालांकि इस दौरान वोडाफोन के एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार में होगी जातिगत जनगणना, सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास, सीएम नीतीश कुमार ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कैबिनेट से जल्द ही निर्णय लेकर जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए फंड का भी इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि इसका नाम जाति आधारित जनगणना होगा। सीएम के मुताबिक जनगणना के लिए काम होता रहेगा और सभी दलों को सूचना भेजी जाती रहेगी। बहुत जल्द ही इसको लेकर कैबिनेट से फैसला ले लिया जाएगा। 9 महीने पहले राष्ट्रीय स्तर की जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे, लेकिन जब बात नहीं बन पाई, राज्य स्तर पर करना है तो हम लोग आज बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, भावुक पोस्ट शेयर कर कही बात। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने अभी तक के सफर के लिए फैंस और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन दोस्तों, उनके ट्वीट के कुछ देर बाद ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कंफर्म किया कि सौरव गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल गांगुली ने अपने ट्वीट में नई पारी की शुरुआत की बात कही थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने बीसीसीआई चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। एएनआई के मुताबिक जय शाह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के पद से सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। गौरतलब है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर 3 साल का गांगुली का कार्यकाल इसी साल सितंबर में खत्म होना है। गांगुली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2022 में मेरी क्रिकेट के साथ यात्रा 30 साल की हो गई, जो मैंने 1992 में शुरू की थी। इसके बाद से क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, गांगुली ने आगे लिखा कि सबसे अहम क्रिकेट ने मुझे आप सबका सपोर्ट दिया। मैं हर एक शख्स को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो भी मेरे इस सफर में मेरे साथ रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन के बचाव में आए केजरीवाल, बोले वो तो कट्टर ईमानदार है, उन्हें मिले पद्म विभूषण। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। स्मृति ईरानी के सवालों के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्येंद्र जैन के अब तक के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई अहम सवाल किए। इसके जवाब में अब सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, उन्हें फंसाया जा रहा है, वो साफ निकल कर आएंगे। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसे दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं, उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, मूसेवाला के मर्डर के पीछे था यह कनेक्शन। जी हां दोस्तों, पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस लगातार दिल्ली और पंजाब के गैंगस्टर्स से पूछताछ कर रही है। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से स्पेशल सेल की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी की दोस्ती का कनेक्शन सामने आया है। विक्की मुथ्थू खेड़ा, गोल्डी बरार उर्फ सतविंदर सिंह, लॉरेंस बिश्नोई उर्फ लविंदर बिश्नोई, ये सभी न सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बल्कि छात्र राजनीति में सक्रिय चेहरे थे। इन सभी की मुलाकात 2005 से 2010 के बीच हुई और वहां से हुई दोस्ती अभी तक जारी है। विक्की मुथ्थू खेड़ा कॉलेज से निकलकर अकाली दल की यूथ विंग से जुड़ा और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने लगा। अगस्त 2021 में उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों को गहरा झटका लगा और दोस्तों ने विक्की की मौत का बदला लेने की ठानी। विक्की मुथ्थू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया और यह खुलासा हुआ कि विक्की की मौत की साजिश शगनप्रीत के ही ऑफिस में
में रची गई थी। विक्की की हत्या के बाद सगन विदेश फरार हो गया और ये बातें भी सामने आई कि मूसावाला ने अपनी राजनीतिक पेट के चलते सगनप्रीत की मदद की थी। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने उसे मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया था अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केके की मौत पर दावे, ऑडिटोरियम में क्षमता से ज्यादा थी भीड़, एसी नहीं चल रहा था, पसीने से बदहाल सिंगर ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर केके कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया। वे 53 साल के थे। केके कोलकाता के नजरुल मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है और परिवार की सहमति मिलने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केके के सिर में चोट के निशान मिले हैं। इसी बीच एक चश्मदीद ने दावा किया कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजर्स का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा कि बंद ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत ज्यादा थी और एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। यह मौत नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनिल देशमुख मामले में सचिन वजे बने सरकारी गवाह, स्पेशल कोर्ट से मिली राहत। जी हां दोस्तों, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में बर्खास्त पुलिस अफसर सचिन वजे को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है। वजे ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में भी सीबीआई के साथ सहयोग किया है। इसके बाद उनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ वजे को राहत दे दी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एशिया कप हॉकी, भारत ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान बुधवार को समाप्त किया। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान को 1-0 से मात दी। दोस्तों खास बात यह रही कि जापान को मुकाबले में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वीरेंद्र लाकड़ा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने विरोधी को एक भी गोल नहीं करने दिया। अंतिम मिनट में भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, लेकिन इसके बावजूद जापान कोई गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने शुरुआती क्वार्टर में ही बढ़त बना ली थी। राजकुमार पाल ने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हाफ टाइम तक स्कोर भारत के पक्ष में 1-0 था, जिसे बढ़त को उन्होंने अंत तक बरकरार रखा। यह टूर्नामेंट में भारत का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उतार चढ़ाव के बीच बाजार लाल निशान में हुआ बंद, सेंसेक्स में 185 अंकों की गिरावट है। जी हां दोस्तों, बुधवार को बाजार में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिला। हरे निशान में चल रहा बाजार लास्ट में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के आखिरी में सेंसेक्स 185.24 अंक गिरकर 55,381.17 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 61.80 अंक गिरकर 16,582.55 पर बंद हुआ। हालांकि दोस्तों बैंक निफ्टी आज हरे निशान में बंद हुआ। लास्ट में यह इंडेक्स 133.40 अंक चढ़कर 35,620.80 पर क्लोज हुआ। दोस्तों आज के कारोबार में फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। वहीं फार्मा, पावर, रियल्टी टॉप में बिकवाली हावी रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिसर्च में दावा 500 साल में खत्म होने वाले प्लास्टिक को एक हफ्ते में डिकम्पोज करेगा नया एंजाइम। जी हां दोस्तों, पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने का सॉल्यूशन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्चर द्वारा खोजा गया एक एंजाइम एक हफ्ते में प्लास्टिक कचरे को मिट्टी में मिला देगा। यह एंजाइम प्लास्टिक को खाकर डिकम्पोज कर सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्लास्टिक को मिट्टी में मिलने में 20 से 500 साल तक का वक्त लगता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इन एंजाइम को बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को तेज करने का पदार्थ है। रिसर्च के मुताबिक यह एंजाइम खास पॉलीथीन टेरिपिथालेट नाम के प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मई में सरकार को 1.40 करोड़ रुपए की कमाई, यह पिछले साल से 44% ज्यादा। जी हां दोस्तों, मई 2022 में जीएसटी रेवेन्यू 1,40,885 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान अवधि में यह 97,821 करोड़ रुपए था। यानी कि मई 2021 की तुलना में जीएसटी रेवेन्यू में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसके आंकड़े भी जारी किए हैं। इसमें सीजीएसटी 25,036 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,001 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 73,345 करोड़ और सेंस 10,502 करोड़ रुपए है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में, लॉरेंस बिश्नोई दे चुका है जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। यह कदम सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मिले एक नए सीक्रेट इनपुट के बाद उठाया गया है। अब सलमान के साथ उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही भी रहेंगे। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बरार ने ली है। इसी गैंग ने सलमान खान को कुछ साल पहले जान से मारने की धमकी दी थी। इसे देखते हुए सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई है। पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद रहेगी कि राजस्थान के गिरोह कोई हरकत कर रहे हैं या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर काला हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। बिश्नोई समुदाय काला हिरण को पवित्र मानते हैं और इसके शिकार को लेकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। कॉमर्स में 97.53% और साइंस में 96.53% स्टूडेंट हुए पास। जी हां दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बुधवार को 12वीं की साइंस और कॉमर्स के नतीजे जारी कर दिए। लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए फिर से बाजी मार ली है। राजस्थान बोर्ड के 12वीं के कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट पास हुए, जबकि साइंस में 96.53% स्टूडेंट पास हुए। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी वे अपने नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सम्राट पृथ्वीराज की जाति को लेकर विवाद का दिल्ली हाईकोर्ट ने किया निपटारा। अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म पृथ्वीराज। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को ही रिलीज होगी। हाईकोर्ट ने फिल्म को लेकर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत राजा की तरह दिखाया गया है, जबकि वो गुर्जर समाज से आते हैं। वहीं सेंसर बोर्ड और फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया कि फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज की जाति को लेकर कोई बात नहीं की गई है, उन्हें सिर्फ भारतीय सम्राट की तरह दिखाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह फिल्म चंद्र बरदाई की लिखी किताब पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। ऐतिहासिक किताबों में इसका जिक्र है कि पृथ्वीराज के पिता भी गुर्जर थे। इसके बावजूद बुक माई शो और विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स पर इस फिल्म को राजपूत राजा की कहानी की तरह दर्शाया गया है। यह गुर्जर समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, बिहार समेत इन राज्यों में 5 दिन आंधी तूफान और बारिश के आसार। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी से राहत मिलने के बाद अब ज्यादातर राज्यों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इससे पहले विभिन्न राज्यों में जमकर बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि आज से नॉर्थ ईस्ट इलाकों में तेज बारिश होगी। असम और मेघालय में 2 जून से लेकर 4 जून तक भारी से भारी बारिश की आशंका है। वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में 2 जून तक और अरुणाचल प्रदेश में 4 जून के बीच में तेज बारिश होगी। इसके अलावा दोस्तों आज से अगले 5 दिनों तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। इतनी ज्यादा कम हो गई है कीमत, जान लीजिए जल्दी से। जी हां दोस्तों, 1 जून 2022 को सोने में तेज गिरावट के साथ कारोबार किया। पीली धातु पिछले 2 कारोबारी दिनों से सबसे निचले स्तर पर है। MCX पर सोना वायदा 0.46% यानी कि 236 रुपए की गिरावट के साथ 50,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों चांदी वायदा 0.50% यानी कि 308 रुपए की गिरावट के साथ 60,817 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। सराफा बाजार की बात की जाए तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोना 51,125 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 61,321 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक्री कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई RFID टैग की सुविधा। देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना, सामान की निगरानी होगी अब आसान। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए RFID टेक्नोलॉजी आधारित टैग की शुरुआत की है। इससे पैसेंजर्स को अपने सामान की निगरानी करने में आसानी होगी। PTI की खबर के मुताबिक बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित टैग सुविधा की मदद से पैसेंजर्स को पता चल सकेगा कि उनका सामान टर्मिनल में कब और किस
बेल्ट पर आ रहा है। खबर के मुताबिक GMR ग्रुप की अगुवाई वाली डायल ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट भारत में इस सुविधा की पेशकश करने वाला पहला एयरपोर्ट है। बयान में कहा गया है कि पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर इस टैग को खरीद सकेंगे। इसके बाद उन्हें इस पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना होगा और वेबसाइट bag.hoi.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बैग आपका ट्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले कितने दिनों तक चली थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पहली बार दिल्ली में कितने दिनों के लिए बनी थी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उन दिनों की संख्या। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।